प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए संस्कृत का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 22 फरवरी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे मॉडल पेपर के एक एक सवाल को आंसर बताऊंगा और पूरे मॉडल पेपर को हल करेंगे। और आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि पूरे मॉडल पेपर के एक एक सवाल को आराम से देखना, अंत तक जरूर देखना। और जो 22 फरवरी यानी कल का जो पेपर आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और इस वीडियो के देखने के बाद आप सभी का 70 में 70 पक्का हो जाएगा। बस ये आप लोग ये लास्ट वार्निंग और ये लास्ट पेपर पढ़ लो, 95% कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। आइए साथियों, इस पेपर के एक एक प्रश्नों को हल करेंगे और बोर्ड के पेपर में आप सभी को कापियां कैसे लिखना है वो भी मैं आप सभी को एंड में दिखाने वाला हूं। ठीक है, आइए सबसे पहले समझ सकते हैं, ये क्लास 10th के बच्चों का संस्कृत का पेपर है। समय आपका 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। पूर्णांक आपका यहाँ पे रहेगा 70 नंबर। ठीक है, आओ अब की बार के बोर्ड के पेपर में 20-20 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, हर पेपर में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू को हल करेंगे, बहुविकल्पी को हल करेंगे, उसके बाद बोर्ड में कापियां कैसे लिखना है, इस सभी को आंसर को कैसे करना है, खंडखा को कैसे हल करना है, सब कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखा दूंगा, बता दूंगा। आओ सबसे पहले हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि ये देखो खंड अ है। ठीक है, खंड अ है और इसमें वस्तुनिष्ठ यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। इसका उपखंड क है। ठीक है, सबसे पहले संकेत को पढ़ते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 2 तक गद्यांश आधारित प्रश्न दिए गए हैं। गद्यांश को ध्यान से पढ़े, उसका उत्तर विकल्प चुन करके एमसीक्यू में लिखिए। कैसे करोगे, सबसे पहले इसको समझो। शंकर केरल प्रदेशे मालवा प्रांते, ठीक है, मालवार प्रांते पुरख्याता नदाष्टे स्थित सकल ग्राम में। ठीक है, मतलब कहने का सेंस यहाँ पे है कि अगर इस पूरे पैसेज को पढ़ना है, देखो सबसे पहले हमारा आ गया नाम शंकर। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन यही बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा, तो शंकर जी वाला भर दो कि आदि शंकराचार्य वाला। ठीक है, यही वाला क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, आदि शंकराचार्य के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, उन्हीं चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। समझ में आ गया। अब हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया कि शंकरा कस्मिन प्रदेश से जन्म लेभे, यानी कि जो आदि शंकराचार्य थे वो किस प्रदेश में जन्म लिए थे, इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला लाइन में लिखा गया कि शंकरा केरल प्रदेश से मालवार प्रांते, ठीक है, उन्हीं में क्या किए थे, वो अपना जन्म लिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केरल में हो जाएगा, केरल प्रदेश से। तो यहाँ पे देखो पूछा गया कि शंकर कश्मीर प्रदेश से जन्म लेवे, यहाँ पे हो जाएगा केरल प्रदेश से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु नानक से पितुः नाम किम, गुरु नानक के पिता का नाम क्या था ये बताना है। तो गुरु नानक के पिता का नाम क्या था, वो था कालू मेहता। क्या था, कालू मेहता। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए सारे क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि यही सब सारे बोर्ड के पेपर में पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। समझ में आ गया। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्षा कह सलिल पानम कुर्वन्ति, माने वृक्ष अपना जलपान कैसे करता है भाई, किस माध्यम से करता है, मुख मतलब मुख्य माध्यम से, पैर के माध्यम से, हाथ के माध्यम से या नेत्र के माध्यम से। तो वृक्ष का क्या होता है भाई, पैर होता है, यानी कि उसका जड़ होता है, और उसी के माध्यम से वो भी अपना एनर्जी लेता है, अपना खाना पीना लेता है। समझ में आ गया, जलपान करता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पादय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति। ठीक है, पृथ्व्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी को क्यों रत्नानि बोला जाता है भाई, तो ये हो जाएगा त्रिणी। ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। त्रिणी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि अभिवादनशीलस्य किम या वृद्धो पसेवनिम। ठीक है, श्लोक की पंक्ति को पूर्ण करना है कि यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें क्या करना है, हमें बड़ों लोगों का या जो भी हमारे वृद्ध लोग हैं, दादा दादी हैं, ठीक है, उनका हमेशा रोज सेवा करना चाहिए। यही बोल रहा है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो पसेविनः। ठीक है, हमेशा डेली लिखा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। समझ में आ गया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कर्मणे वाधिकारस्थ माँ फलेषु कदाचन सूक्ति, इस पाठ का शीर्षक बताना है, ये किस पाठ से सूक्ति लिया गया है ये बताना है। तो ये लिया गया है पर बच्चों गीतामृतम से। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि किम नाटकम दृष्टवा गांधिनः हृदय परिवर्तनम, माने किस नाटक को देखने के बाद गांधी जी का हृदय परिवर्तन हो गया था, तो ये हुआ था हरिश्चंद्र के नाटक को देखने के बाद। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए एक एक क्वेश्चन को समझेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि
नागानंदस्य नाटकस्य रचयिता अस्ति। ठीक है, यानी कि जो नागानंद से है, जो है हमारा नाटक है जो भी है, ठीक है, इसका रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता हो जाएंगे ये हर्षवर्धन जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हर्षवर्धन हो जाएगी, जो कि नागानंदन के रचयिता हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि सन्मित्र लक्षणमिदं प्रवदन्ति सन्तः कह अकथयत, यानी कि ये जो बोला गया था किसके द्वारा बोला गया था? ये बोला गया था दीपक के वजह से। ठीक है, दीपक ने बोला था इस कथन को। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दिया गया है इक प्रत्याहार। अब देखो उपखंड में अब बात करेंगे इसके व्याकरण की। ठीक है, तो व्याकरण में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन को समझेंगे, आराम से समझेंगे, और अंत में समझेंगे कि संस्कृत की काफिया कैसे लिखना है। सब कुछ मैं आप सभी को बता दूंगा। ठीक है, आओ यहाँ पे बोला गया है कि इक प्रत्याहार के वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो इक प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे छोटी, छोटा ऊ, री और ली। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि त का उच्चारण स्थान क्या होगा? त का उच्चारण स्थान क्या होगा भैया? कंठ, मूर्धा, दंत या ओष्ठ। इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंत। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। दंत से हम क्या करते हैं? दांत से हम क्या करते हैं? त का उच्चारण करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है हरिबंदे में संधि है। हरिबंदे में कौन सी संधि है, इसके बारे में बताना है। इसमें है आपका अनुस्वार संधि। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हरिबंदे में कौन संधि हो जाएगी? अनुस्वार संधि। इन सभी क्वेश्चनों को तैयार करना है, बोर्ड के पेपर में यही सब आने वाले हैं, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया कि नमस्ते का संधि विच्छेद क्या होगा भैया? ये हो जाएगा नमः धन्ते हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, नमः धन्ते हो जाएगा। ते मतलब होता है आपको नमन है। ठीक है, तो नमः धन्ते इसको याद रखना है, बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राज्ञा पद का किस विभक्ति और कौन सा वचन है? मैंने इस राज्ञा पद में कौन सी विभक्ति है और कौन सा वचन है? तो राज्ञा पद में ये है, देखो ये है तृतीय विभक्ति और एक वचन। ठीक है, राज्ञा में क्या है? तृतीय विभक्ति हो जाएगा और एक वचन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है, याद रखना है। समझ में आ गया? अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि वारी पद का षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप बताना है। तो वारी का चूंकि यहाँ पे वारिड़ा होगा और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, ठीक है, गलती इसमें दिया गया है, तो आप सभी को याद रखना है कि वारी जो पद है इसका षष्ठी विभक्ति और एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? हो जाएगा वारिड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ पे ध्यान में रखना है, यहाँ से 1 नंबर आपके मिल जाएंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि नमामि रूप है। नमामि में कौन सा लकार है, कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है? तो नमामि में हो जाएंगे पहले बच्चों लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन। नमामि क्या हो जाएगा? ये नम का है। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? लट लकार, उत्तम पुरुष और एक वचन हो जाएगा। इसको ध्यान में रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भवेह रूप किस लकार का है? भवेह में कौन सा लकार है ये बताना। तो इसमें हो जाएगा विधिलिंग लकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिनम इसमें कौन सा समास है? इसमें है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब अगला क्वेश्चन दिया गया है कि त्रिभुवनम का समास विग्रह क्या होगा भाई? तो 3 भुवनों का समूह हो जाएगा त्रयाणाम भुवनाम समाहारः। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरे बहुविकल्पी को बता दिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम इसके खंड ब को हल करते हैं। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उपखंड ख को देखते हैं। सबसे पहले निर्देश को समझेंगे। क्या बोला गया है? कि निर्देश बोला गया है कि सभी प्रश्न को करना अनिवार्य है। और पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करिए। आपके पास यहाँ से 2 गद्यांश दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक को हल करना है, दोनों को हल नहीं करना है। 4 नंबर यहाँ से दिए जाएंगे। अब कैसे करना है, कॉपी कैसे लिखना है, सब कुछ यहाँ पे समझ लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो, आप हेडिंग लगाओगे यहाँ पे खंड ब और यहाँ पे लिखोगे प्रश्नोत्तर संख्या पहला का क लिखोगे। ठीक है, संदर्भ इस तरीके से लिखना है और इसका अनुवाद ऐसे करोगे। ठीक है, सब कुछ मैं आप सभी को इसी वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, बस खाली शुरू से अंत तक देखते रहो। अब यहाँ पे सबसे पहले पढ़ो, क्या बोला गया है कि नैतिक मूल्य व्यक्ति समाज की प्रतिष्ठा अभिवर्धते। ठीक है, अब ये जो चैप्टर लिया गया है नैतिक मूल्यांकन वाले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन नामक शीर्षक से लिया गया है। यहाँ पे देखो मैंने जो भी मैं बताया था, प्रश्नोत्तर संख्या 1 का लिखोगे संदर्भ में कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन नामक शीर्षक से उद्धृत है या लिया गया है। और अनुवाद करने का सिंपल सा तरीका यही है, आपको यहाँ पे हेडिंग लगाओगे और यहाँ पे आराम से इसी तरीके से आपको क्या करना है, अनुवाद करना है। एक एक चीज़ के यहाँ में हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है, बढ़िया से पढ़ोगे, हिंदी में अर्थ लिख दोगे, समझ में आ गया। चलिए अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों। अगला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, दोनों में से किसी एक
करना है, दोनों को नहीं करना है। अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पाठों में से किसी एक पाठ का सारांश हिंदी में लिखिए। कैसे करोगे? 3 दिया गया है कि कवि गुरु कालिदास के बारे में दिया गया है, और कवि विश्व कवि रविंद्र के बारे में दिया गया है, और यहाँ पे मदन मोहन मालवीय के बारे में दिया गया है। तो तीनों में से किसी एक को करना है। कैसे करोगे? तो मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि रविंद्र के बारे में कैसे लिखोगे। ठीक है, तो रविंद्र के बारे में लिखने का सिंपल सा तरीका यहाँ पे ये होता है, देख लो। मैं आप सभी को एक रफ वर्क दिखा दे रहा हूँ कि प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पे सेकंड लिखोगे। अब यहाँ पे हेडिंग लगाओगे सबसे पहला कि कवि विश्व कवि रविंद्र। अब इसमें आप हेडिंग लगा के लिखो प्रसिद्ध महाकवि, वैभव में जन्म, शिक्षा, साहित्य प्रतिभा के धनी और रचना। इनके मेन में जो भी यहाँ पे रचना है आराम से यहाँ पे लिख दो। जैसे मैं आप सभी को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ ओवरव्यू। देखो यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। देखो यहाँ पे विश्व कवि रविंद्र के बारे में लिखा गया है, ठीक है। आपके पास भी सीरीज होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। इसी के बारे में आराम से हिंदी में लिख देना, जो भी इनके बारे में जानते हो बना करके लिख सकते हो। यहाँ से 4 नंबर में आसानी से कर सकते हो, खाली सारांश लिखना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो ऐसा नहीं कि संस्कृत में लिखना है, बहुत से बच्चों को संस्कृत में डर लगता है, ठीक है। तो डरना बिल्कुल ही नहीं है, समझ में आ गया। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में अर्थ लिखना है और अनुवाद करना है, संदर्भ प्रसंग लिखना है। इसको कैसे करोगे समझो। यहाँ पे सबसे पहले एक भाषम पशस्ति यदेनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः। अब इसको कैसे करोगे? ये भाषा से मुख्य मुद्रा वाला है, ठीक है। और इसको यहाँ पे देखो लिखोगे, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 का क, और इसमें लिखोगे संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद पीयूषम में संकलित, ठीक है, सुक्ति सुधा नामक शीर्ष से लिया गया है, ठीक है। इसी के बारे में यहाँ पे बता देना है और व्याख्या इसी तरीके से करना है, ठीक है। इसका व्याख्या में इसका अर्थ खाली लिखना है, ठीक है। आपको दूसरा नहीं लिखना है, बकवास बात नहीं लिखना है, ठीक है। आराम से हल करना है, परेशान होकर नहीं हल करना है, ठीक है। समझ में आ गया इस तरीके से। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसका क्या करना है? इसका भी हिंदी में भी अनुवाद करना है, प्रसंग लिखना है, संदर्भ लिखना है। सेम यही वाला प्रोसेस है जो मैंने आप सभी को बताया था, ठीक है। इसी तरीके से इसी के जैसा ये भी करना है, कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एक श्लोक का अर्थ संस्कृत में लिखिए। अब क्या करना है? अब ये तो आ गया थोड़ा सा दिक्कत वाला, इसको क्या करना है? संस्कृत में इसका अर्थ लिखना है। समझ में आ गया? काव्य शास्त्रा विनोदेन कालो गच्छति धीमताम, ठीक है। इसके बारे में लिखना है, या तो इसके बारे में करो या तो इसके बारे में करो, दोनों में से किसी एक के ही बारे में करना है, दोनों को नहीं करना है। समझ में आ गया? अब अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है चरित्र चित्रण करने के लिए, ठीक है। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। महात्मा नाम के बारे में आता है, संस्मरणानी के बारे में पाठ के आधार पे, या करोड़ोकी के बारे में, जिमुत वाहन के बारे में, ठीक है। तो ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से खाली करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, तैयार कर लो, आपका बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएगा। तो तीनों में से किसी एक कोई करना है, समझ गए। चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि प्रश्नों का उत्तर देना है, संस्कृत में देना है कि महात्मा नाम कुत्र जन्म ले भी। तो महात्मा कहाँ जन्म लिए थे इसके बारे में पोरबंदर नामक ग्राम में लिए थे, इसके बारे में लिखना है। खाली कुत्र जगह पे पोरबंदर लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि जिमुत वाहन कस्य पुत्र आसित। जिमुत वाहन किसका पुत्र था इसके बारे में करना है, या सुमेधा कस्य तन्या आसित, ठीक है। इसके बारे में बताना है। अब देखो, अब अगला जो हमारा आ गया उपखंड। उपखंड में ये क्या बोल रहा है, इसका क्या करना है? रेखांकित पद का किसी का विभक्ति का नाम लिखना है कि रामम में कौन सी विभक्ति है, वृक्षात में कौन सी विभक्ति है, और विद्यालय में कौन सा विभक्ति है, ठीक है। तो लेकिन किसी एक का ही करना है, तीनों का नहीं करना है। यहाँ से 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से एक पद का प्रत्यय लिखिए। श्रुत्वा, गंतुम, पठनी या अजा, किसी का एक क्या करना है? प्रत्यय लिख देना। आपका काम यहाँ से 2 नंबर का हो जाएगा। सभी का नहीं लिखना है, एक का ही लिखना है। चलिए आगे देखते हैं। वाच्य परिवर्तन करना है, सीता पत्र लिखती, या मया गम्यते, या बालक गीता पढ़ती, ठीक है। इसका क्या करना है? वाच्य परिवर्तन करना है, और आशा करता हूँ आप सभी को ये सब आता होगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। अगला हमारे को अभी दिखाऊंगा मैं आप सभी को कि बोर्ड की कापियाँ कैसे लिखना है, ठीक है। आराम से अभी खाली एनालिसिस देख लो। इसका क्या करना है? 3 शब्द का 3 प्रश्नों का संस्कृत में अनुवाद करना है। खाली इसका अर्थ लिखना है, लेकिन संस्कृत में लिखना है। आप लोग बोलते हो तुम राम और या हरि जाता है, लड़की को पढ़ना चाहिए, इस समय तुम कहाँ जा रहे हो, बंदर पेड़ पर चढ़ता है। इन सभी क्या करना है? आपको संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि इसका ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आता है वो आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे संस्कृत में 8 लाइन का यहाँ पे आपको क्या करने के लिए? निबंध लिखने के लिए। ये फिक्स है, 100% गारंटी दे रहा हूँ, ये आएगा, इसी में से आएगा। सदाचार, सत्संगति, या राष्ट्रीय एकता, या पर्यावरण, या विद्या के बारे में, ठीक है। तो किसी ना किसी एक के बारे में आएगा, आराम से लिखना है, ठीक है। परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको आराम से लिखना है, तैयार करना। अभी आपके पास रात भर का समय बचा हुआ है, आराम से बस खाली देख लो। अब यहाँ पे क्या करना है? किसी एक पद का क्या करना है भाई? संस्कृत में वाच्य परिवर्तन करना है, जैसे गणेशाय का, त्वम का, सदा का, अत्र का, या अक्षाम का, ठीक है। तो इसका क्या करना है? संस्कृत में एक शब्द बनाना है, ठीक है। तो इसको भी देख लिए। अब साथी आइए हम आप सभी को ये बता दे रहे हैं
कि बोर्ड में कापियाँ कैसे लिखना है और कापियाँ लिखते समय आपको कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करना है। सबसे पहले मैंने बताया था, दिखाया था कि हिंदी में संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखने का तरीका यही होता है। आपको खंड का यहाँ पे डालोगे, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या इसी तरीके से लिखोगे, ठीक है। जो आपको आ रहा है वही क्वेश्चन करोगे, जो पहले आ रहा है उसी को करना है। देख लो, आप कापियाँ देख लो किस तरीके से लिखी गई है। यहाँ पे सबसे पहले हाथ से लगा दोगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा के बारे में, ठीक है। आराम से हेडिंग बना करके, बड़ी बड़ी हेडिंग बना करके यहाँ पे लिखना है। उसके बाद तीसरा में इस तरीके से, चौथा में एकदम आराम से इसे करना है, ठीक है। उसके बाद छठवा सातवां इसी तरीके से आप सभी को कापियाँ भरती जाना है और हाशिया जरूर खींचना है और ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। तीसरा, अदर किसी भी पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। आप सभी को अपने कॉपी में या अपने, ठीक है, पेपर पे किसी भी तरीके से अनर्गल बातें नहीं करना है। अगर नहीं भी आ रहा है तो उसी से रिलेटेड लिखो, एग्जामिनर फेल नहीं करेगा। लेकिन अगर जहाँ भी उसको चढ़ाई करोगे, गाली वाली दोगे, ठीक है, धमकी उमकी नहीं देना है, आराम से करना है, ठीक है। तो ये सभी आपको गलतियाँ नहीं करना है। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।